हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, हमने पिछले वीडियो में एक कहानी की समरी जानी थी, जिस कहानी का नाम है बड़े घर की बेटी। और वो कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बड़े राइटर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा। तो अब हम इस कहानी को डिटेल से जानेंगे और उसका अंत में उद्देश्य क्या है, संदेश है, यह भी जानेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी आगे भी ऐसे ही हेल्प होती रहे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह गौरी गांव के जमींदार और नंबरदार थे। जमींदार आप जानते हो, नंबरदार का मतलब होता है जो आर्थिक स्थिति से स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तेज हो। ठीक है। उसके पितामह, पिता है किसको बोला जाता है? दादा को। ठीक है, जो पापा के भी पापा होते हैं ना, उनको बोला जाता है पितामह। तो उसके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य से संपन्न थे। मतलब कोई टाइम में उनके जो दादा लोग थे बहुत ज्यादा पैसे वाले होते थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिसकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी। मतलब एक टाइम में उनके जो दादा लोग थे, दादा परदादा थे, वो उन्होंने गांव में पक्का तालाब बनवाया था, मंदिर बनवाए थे। लेकिन आज इनके घर की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि अब उसकी मरम्मत करवाना भी मुश्किल है। ठीक है, बनवाना तो बहुत दूर की बात, मरम्मत करवाना भी मुश्किल हो रहा है। उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट करते थे। जो बेनी माधव थे वो अपनी आधी से भी ज्यादा संपत्ति, मतलब पैसा, वकीलों को दे चुके थे। उनकी जो वर्तमान आय है, मतलब प्रेजेंट इनकम है, 1,000 वार्षिक से अधिक नहीं थी। मतलब एक साल की 1,000 रुपये इनकम, इतनी उनकी क्या थी? आय थी, इनकम थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे, जो कि बड़े बेटे का नाम क्या बताया था मैंने? श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। उद्योग मतलब एफर्ट के, बहुत मेहनत और बहुत एफर्ट के साथ, बहुत कोशिशों के बाद बीए की डिग्री प्राप्त की थी। तो एक दफ्तर में नौकर था, मतलब एक ऑफिस के अंदर अंदर एम्प्लॉय बन गया था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। मतलब दिखने में हट्टा कट्टा सुंदर था। भरा हुआ उसका मुखड़ा था और जो छाती थी वो भैंस का 2 सेर ताजा दूध वह सवेरे उठकर ही पी जाता था। मतलब सुबह उठते क्या करता था? 2 लीटर भैंस का जो ताजा दूध होता था वो तो वो उठकर ऐसे ही पी जाता था। श्रीकंठ जो था उसका बड़ा भाई, उसकी दशा जो है वो बिल्कुल विपरीत थी। विपरीत मतलब अपोजिट थी। इन नित्य प्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्योछावर कर दिया। मतलब इसने क्या है, खान पान पर अपने इन पर ध्यान देकर पढ़ाई पर ध्यान दिया था। इसलिए थोड़ा वह क्या है, निर्बल, शरीर निर्बल रह गया था और चेहरे को कांति मतलब थोड़ा डल टाइप का, उसका चेहरा डल टाइप का दिखता था, जो था थोड़ा कमजोर टाइप का दिखता था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विषय प्रेमी न थे। अधिपति का मतलब होता है मालिक। ठीक है, तो श्रीकंठ जो थे, और पाश्चात्य प्रथाएं क्या होती है? पाश्चात्य सामाजिक प्रथाएं जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो होती है ना, सामाजिक जो प्रथाएं होती हैं, वेस्टर्न कंट्री की जो प्रथाएं होती हैं, रीति रिवाज है, उसके वो प्रेमी नहीं न थे। मतलब कि उनको वो सब पसंद नहीं था। उन्होंने भले ही अंग्रेजी से अपने बीए की डिग्री पूरी की हो, लेकिन वो उनको जो वेस्टर्न कल्चर होता है ना, वो मतलब पसंद नहीं था। बल्कि वे तो बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। मतलब उसके अपोजिशन वाले थे और उसकी निंदा करते थे। मतलब उसको अच्छा नहीं मानते थे वो, और उसको बुरा ही बताते थे। दशहरे के दिनों में वे बड़े उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। दशहरे के दिनों में
आपने कहा होगा कहीं कहीं आज भी रामलीला की जाती है लोगों के द्वारा सम्मिलित होकर। तो इनके गांव में भी ऐसा ही होता था, दशहरे के टाइम में रामलीला का जो उत्सव है वो आयोजित किया जाता था। तो बड़े उत्साह से मतलब क्या है, खुशी से उसमें वो खुद भी सम्मिलित होते थे और किसी न किसी पात्र का रोल किया करते थे। जैसे राम का हो गया, लक्ष्मण का हो गया, भरत का हो गया, तो वो कोई रोल अवश्य उसमें करते थे। प्राचीन सभ्यता का गुणगान उनकी प्रकृति का प्रधान अंग था। ठीक है, मतलब जो अपनी पुरानी सभ्यता है, अपना पुराना कल्चर है, उसका गुणगान करना ही उनका मतलब मेन एक सोच थी उनका मेन नेचर था। सम्मिलित कुटुंब के तो वे एकमात्र उपासक थे। सम्मिलित कुटुंब का मतलब होता है ज्वाइंट फैमिली। सम्मिलित मतलब इकट्ठी और कुटुंब मतलब परिवार, इकट्ठा परिवार, तो ज्वाइंट फैमिली। तो उस उपासक थे। उपासक का मतलब क्या होता है, इन्हीं के फेवर में थे, वो ज्वाइंट फैमिली के ही फेवर में थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अरुचि होती है, अरुचि मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई भी आजकल जो लेडीज़ लोग हैं वो मिलजुल कर जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मिलजुल कर रहने की अरुचि होती है उसे वह जाति और देश दोनों के लिए ही हानिकारक समझते हैं। मतलब अगर हम मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमारी जाति को भी खतरा है और हमारे देश को भी खतरा है, मतलब हानिकारक ही है ये चीज़। क्यों? क्योंकि सब आपस में छोटे छोटे टुकड़े डिवाइड हो जाते हैं, संगठन की कमी हो जाती है। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। ललनाएं मतलब होता है स्त्रियां, जो गांव की औरतें होती है ना, इसी के कारण उनकी वो क्या है, बुराई करती थी, मतलब उनके फेवर में नहीं होती थी। कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। ठीक है, संकोच मतलब शर्म नहीं करना, संकोच न करना मतलब शर्म नहीं करना। स्वयं उनकी पत्नी को इस विषय में विरोध था, मतलब उनकी जो पत्नी थी आनंदी, वो भी मतलब उनके समर्थन में नहीं थी। ठीक है, इस मत में उनका साथ नहीं देती थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी। उनका विचार था, मतलब उनकी पत्नी है, ये सोच के उनका विरोध नहीं करती थी कि उनको अब जॉइंट फैमिली के साथ में रहना अच्छा नहीं लगता। वो इसलिए उनका समर्थन नहीं थी कि आनमा था कि अगर परिवार में रहने से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं तो इससे अच्छा अपना अलग बनाओ, अपना अलग खाओ, उसमें हर्जी क्या है। तो आनंदी का विचार था, यदि बहुत कुछ सहने पर भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, निर्वाह मतलब क्या होता है, निर्वाह का मतलब होता है कि उसमें रहा न जाए। ठीक है, मिलजुल कर रहा न जाए। ठीक है, बहुत कुछ सहने के बाद में भी और आए दिन कलह हो, तो इससे को नष्ट करने की अपेक्षा से तो अच्छा ही है कि अपनी खिचड़ी जो है वो अलग पकाई जाए, मतलब अपना परिवार अलग कर लिया जाए जॉइंट फैमिली से। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। आनंदी जो थी एक बड़े परिवार की बेटी थी, पैसे वाले परिवार की बेटी थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। ठीक है, तालुकेदार का मतलब होता है बड़ा जमींदार। तो बड़े जमींदार थे उसके जो पिताजी थे। विशाल भवन, उनके घर की अभी स्थिति बताई जा रही है। उनके घर में क्या स्थिति है, विशाल घर है, मतलब बड़ा सा घर है। एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस, और झाड़ फानूस मतलब यही है कि झाड़ू पोछा करने वाले नौकर चाकर, आनरेडी, मजिस्ट्रेटी और रण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था
इनके पिताजी का नाम क्या था? भूप सिंह। लेकिन ये कैसे थे? इनका नेचर कैसा था? बड़े उदार चित्त, मतलब थोड़ा काइंड पर्सन जैसे बोलते हैं, वही दयालुता से भरे हुए और प्रतिभाशाली थे, टैलेंटेड थे। पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी नहीं था। बस इनकी यही एक कमी थी, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, दिल से भी अच्छे थे, टैलेंटेड भी थे, लेकिन दुर्भाग्य से बस इनके एक लड़का नहीं था। अब इनके 3 बेटियों की कोई बात नहीं आई है यहाँ पे, इनकी एक चौथी बेटी की बात आई है पूरे चैप्टर के अंदर, पूरी कहानी के अंदर, जिसका नाम था आनंदी, और वो चौथे नंबर की लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती, रूपवती मतलब सबसे सुंदर, रूपवान, और गुणवती मतलब वही गुणों से विद्यमान जो व्यक्ति है, टैलेंटेड टाइप थी। इस ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उसके माता पिता अधिक चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं, रियलिटी तो नहीं है। माँ बाप के लिए तो बच्चे सभी एक जैसे ही होते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि आनंदी का विवाह कहाँ करें। न तो यही चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके किसी चंदे का रुपया मांगने आए। तो देखो आनंदी की जो शादी है वो किस तरह से एक छोटे घर में, गरीब घर में हो जाती है, उसकी चर्चा यहाँ पे आई है। कि एक दिन क्या होता है, जो श्रीकंठ है, जो बेनी माधव सिंह का बड़ा बेटा ने बी कर रखा है इंग्लिश से, वो एक मतलब चंदा का रुपया मांगने के लिए आए। उनको कुछ काम दिया गया ऐसा कुछ, तो चंदा का रुपया मांगने के लिए आए। भूप सिंह उनके स्वभाव पर रिझ गए, मतलब जो उनका भूप सिंह ने उनका स्वभाव देखा श्रीकंठ सिंह का, तो वो बहुत खुश हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और धूमधाम से श्रीकंठ सिंह का विवाह जो है वो आनंदी के साथ हो गया। मतलब इतना उनका नेचर, जो श्रीकंठ है उनका इतना अच्छा लगा भूप सिंह को कि उसने बेटी आनंदी की शादी जो है उसके साथ बड़े धूमधाम से कर दी। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टिम टॉम से उसे बचपन से ही आदत पड़ी, टिम मतलब बनाव, श्रृंगार, मतलब बंठन रहती थी अच्छे से, सब कुछ, कोई चीज़ की कमी नहीं थी, तो बचपन से ही जो आदत पड़ी हुई थी वह यहाँ नाम मात्र को भी न थी। मतलब यहाँ पे तो नाम की भी वो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। हाथी घोड़ा का कहना ही, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। बहली का मतलब क्या होता है? बहली का मतलब याद नहीं आ रहा है। बहली का मतलब होता तो है, चलो छोड़ो, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उनके घर में वो सोच रही थी, हाथी घोड़ों का तो छोड़ो, यहाँ पर तो कोई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी लाई थी वो, जो आनंदी थी अपने साथ में रेशमी स्लीपर लाई थी कि क्या सोचकर कि यहाँ बाग कहीं होगा तो उसमें बाग में पहन कर इसको वो घूमेगी, सैर करेगी। लेकिन यहाँ बाहर सैर करती। मकान में खिड़कियाँ तक न थी। मकान ऐसे बने हुए थे कि उसमें कोई खिड़कियाँ तक भी नहीं थी। न जमीन पर फर्श था, न दीवार पर तस्वीरें कुछ लगी हुई थी। वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। देहाती तो गांव का, गृहस्थ मतलब गृहस्थ जो होता है परिवार, एक सीधा साधा जो गांव का एक परिवार होता है, वो एक वैसा मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के अनुकूल ऐसा बना लिया मानो कि उसको विलास, मानो कि उसने कभी विलास के सामान देखे नहीं हो। विलास के मतलब जो सुख सुविधाएं वाली जो वस्तुएं होती है उसी को बोला गया है। तो उसने अपने आप को इतना ढाल लिया कि जैसे वो कभी इतने स्वाराम में रही ना हो। ठीक है। एक दिन दोपहर के समय
लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावज से बोला, भावज मतलब भाभी से बोला, आनंदी से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी, मतलब वो अपना खाना वाना जो है वो पहले ही बना चुकी थी और ये उसका इंतजार ही कर रही थी। अब फिर वो ऊपर से जो चिड़िया थी वो लेकर आ गया और फिर वो और बनाने के लिए बोल रहा है। नया व्यंजन बनाने बैठी, मतलब खाना बनाकर तो उसका वेट कर रही थी। अब जब वो चिड़िया लेकर आ गया तो वो नया व्यंजन मतलब उसको खाने बैठ गई। हांडी में देखा, हांडी क्या होता है? एक छोटा मटका टाइप मिट्टी का बर्तन। तो हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक न था। पाव मतलब कितना होता है? 1 लीटर का चौथा हिस्सा समझ लो। तो घी नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, मतलब बचत करना। उसने सब घी मांस में डाल दिया। जब वो मतलब जो भी थोड़ा बहुत हांडी में घी पड़ा था उसने सब वो जो चिड़िया लेके थे उसको पकाने लगी तो सब डाल दिया, क्योंकि उसने इतनी भी कोई अपने आप को बहुत सारा इस घर के अनुसार ढाल लिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा उसको टाइम और चाहिए था ये सब सीने में। तो वो ये सब बचत वगैरह के बारे में किफायत जानती थी, तो उसने सब जो घी है वो मांस में डाल दिया। और ऐसे सुना भी है नॉनवेज वगैरह जो लोग बनाते हैं तो उसमें अच्छा घी मसाला तेल मसाला जाती है। बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। अब उसने पूरा घी उसमें डाला तो दाल में घी नहीं था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंद ने कहा, घी सब मांस में पड़ा। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी आया है, इतनी जल्दी उठ गया, मतलब इतना जल्दी यूज हो गया। आने उत्तर दिया, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है उसी तरह क्षुधा मतलब होता है भूख, भूख से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। ठीक है, ये कहावत बताई गई है। जिस तरह सूखी लकड़ी जो होती है वो जल्दी आग पकड़ लेती है, ठीक है, उसी तरह क्या है, जरा गुस्सा हो जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह डिठाई जो है बहुत बुरी मालूम हुई कि मतलब उसने अभी भी एडजस्ट करना नहीं सीखा। तिनक कर बोला, तिनक मतलब थोड़ा गुस्से में बोला वो, कि मैके में तो जैसे घी की नदी बहती हो, मतलब तुम्हारे मायके में तो जैसे घी की यहाँ बहती हो, बात तो ऐसे कर रही हो। अब जो स्त्रियां हैं वो गालियां सहन कर लेती हैं, खुद के बारे में बोले तो मार भी सहन कर लेती हैं, पर उसके मायके की निंदा जो है वो बिल्कुल सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा तो भी 9 लाख का। इसका मतलब क्या है कि अच्छी हैसियत वाला व्यक्ति जो है नुकसान उठाकर भी समर्थ बना रहता है। वहां इतना घी तो नित्य नाई कहार खा जाते हैं, कि यहाँ पे तो जो वहां पे है उसके मायके में, आप मेरे मायके के बारे में क्या बोल रहे हो? वहां पे तो इतना घी तो रोज जो है नौकर चाकर खा जाते हैं, ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलता है। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीभ खींच लूं। अपनी भाभी को बोल रहा था। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो उठा, बोली, वे होते तो आज इसका मजा चखा देते, मतलब आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती अगर मेरे हस्बैंड भी पास में होते तो। अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से न सहा गया। उज्जड़ मतलब क्या है? उसका एक असभ्य जो व्यवहार है उसके लिए कहा गया है। अनपढ़ था वो, उतनी पढ़ाई उसने की नहीं थी, और उज्जड़ इसलिए कहा गया क्योंकि वो असभ्य तरीके से बात कर रहा था, ठीक है। तो इसके लिए कहा गया है कि अब अनपढ़ उज्जड़ लाल बिहारी से न रहा गया, और उसने क्या किया, खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी। खड़ाऊ क्या होती है? लकड़ी से बनी हुई खुली चप्पल होती है जिसके एक खूंटी टाइप लगी रहती है, मतलब एक क्या बोलेंगे,
चलो आपको पिक्चर दिखाती हूँ मैं। तो वो उसने खड़ा उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। मतलब किसके लिए वो बोल रहा है कि जो मेरे भाई का तुम दिखा रही हो ना कि वो होते तो ऐसा नहीं होता, तो उसको भी देख लूंगा और तुमको भी देख लूंगा। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, इसकी वजह से उसका सिर बच गया, पर अंगुली में काफी चोट आई। क्रोध के मारे हवा से हिलते हुए पत्तों की भांति कांपती हुई वह अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। मतलब उसको गुस्सा आ गया था और चोट लगी थी, तो वह कांपती हुई अपने कमरे में आ गई। स्त्री को पति बल और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। खून का घूंट पीकर रह जाना मतलब अपमान सह जाना। उसका अपमान हुआ था लेकिन वो अपमान सहन करके रह गई थी, क्योंकि अब वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। मतलब हर सैटरडे को वो श्रीकंठ जो था उसको संडे की छुट्टी रहती थी, तो शनिवार शाम को घर आता था। बृहस्पतिवार को यह घटना घटी थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही। कोप भवन मतलब क्या है? गुस्से के कारण वो एक कमरे में ही रही। न कुछ खाया न कुछ पिया, बस श्रीकंठ की बाट देखती रही। मतलब श्रीकंठ का इंतजार करती रही। अंत में शनिवार को वे नियमानुसार संध्या समय पर आए। कौन? श्रीकंठ। मतलब नियम के अनुसार शनिवार को जैसे वो आते थे तो संध्या के समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देश काल संबंधी समाचार और कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। पहले क्या होता था, गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, शाम को है, सुबह शाम ऐसे थोड़ा बैठ जाया करते थे, आपस में डिस्कशन में चलते रहता था, इधर उधर की बातें कर लेते, तो इस तरह से टाइम पास हो जाता था। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है। यह वार्तालाप मतलब जो डिस्कशन है, बातें हैं, 10 बजे रात तक होती रही। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था। भद्र पुरुष मतलब होता है सभ्य जो पुरुष होते हैं ना, सिविलाइज्ड पर्सन, उन लोगों को क्या है, इधर उधर की जो जनरल नॉलेज की बातें रहती है, तो उनको इस बारे में डिस्कशन करना क्या है, अच्छा लगता था, आनंद मिलता था उनको। और इतने वो बिजी हो जाते थे, इतने डूब जाते थे इन बातों में कि उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। श्रीकंठ सिंह को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो गया। मतलब पिंड छुड़ाना मतलब पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत अब उठ चुकी थी। जो पंचायत लगा के बैठे थे ना, वो सब वो उठ गए थे। एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, मतलब अब कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। तो लाल बिहारी ने कहा, लाल बिहारी कौन? उनका छोटा भाई, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। मतलब क्या है, उसके भाई ने पहले ही आग लगा दी कि हाँ भाई, ताकि मैं सेफ हो जाऊं। ठीक है, अब जो उसकी भाभी बोलेगी तो भैया क्या है, थोड़ा सा मेरी तरफ भी, मेरे हक में भी आ जाएंगे। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की ओर से साक्षी दी। मतलब जो उसका पिताजी था, आनंदी का ससुर, और जो लाल बिहारी का के पिताजी थे, उसे भी सहमति दी। ठीक है, कि मतलब भाई जो छोटा बेटा कह रहा है वो सही कह रहा है। हाँ, बहू बेटियों का जो स्वभाव है ऐसा अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। ठीक है ना, मर्दों के मुंह लगने वाला बहू बेटियों में अगर हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। लाल बिहारी बोला, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार नहीं, मतलब हम भी कोई छोटी जात के थोड़ी ना हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर बात क्या हुई है? तो उसको तो कुछ पता नहीं था। आजकल तो फोन वगैरह हो गए हैं, और पहले तो चिट्ठियां वगैरह जाया करती थी, लेकिन अब जब वो हर शनिवार को आता है तो चिट्ठियां भी भेजने की जरूरत नहीं है।
वो उसका इंतज़ार कर रही थी। तो ये तरफ से बाप बेटे पहले ही सफाई दे चुके थे उसको कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है। और इधर है जो श्रीकंठ है, उसको कोई बात का ही नहीं पता है कि आखिर मैटर क्या हुआ था। लाल बिहारी ने कहा, जब उसने पूछा ना, ने एकदम चिंता बड़े बड़े भाव से पूछा कि बात क्या हो गई है, वो तो बताओ। लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप ही उलझ पड़ी, मतलब खुद ही हमसे मेरे से उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को कुछ भी नहीं समझती है। श्री खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी, मतलब उसके मन में भी बहुत सारी बातें थी ना। जब झगड़ा हुआ तो वो तो कहना चाहती थी, इसलिए वो बोला गया कि वह भरी बैठी थी। भरी बैठना मतलब जिसके मन में बहुत सारी बातें भरी हुई हो। ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है, मतलब मन तो आपका खुश है ना। श्रीकंठ सिंह बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है। उपद्रव मतलब होता है मतलब उत्पात मचाना, जैसे डिस्टरबेंस करना एक घर में। तो वो बोल रहा है अपनी पत्नी को, तुमने ये क्या डिस्टर्बेंस कर रखा है घर में। आनंदी की त्योरी चढ़ गई, त्योरी मतलब और भी गुस्सा आ गया उसको। उसने झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। मतलब अब उसका शरीर जो है गर्म था झुंझलाहट के कारण, कि एक तो मेरे साथ गलत हुआ, उसे मेरे को ही बोला जाए कि मैं क्या उपद्रव मचा रही हूँ। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। मतलब अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो उसका मुंह झुलस दूं मैं। इतनी गर्म क्यों होती हो, बात तो कहो। फिर वो आनंदी कहती है, क्या कहूं, यह मेरे भाग्य का ही फेर है, नहीं तो एक गवार छोकरा जिसको चपरासीगिरी का भी शऊर नहीं है। शऊर मतलब होता है तरीका। एक चपरासीगिरी का भी, चपरासी कैसे रहता है, ठीक है, नेचर कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, उतना भी वो व्यवहार नहीं जानता है। वो मुझे खड़ाऊ से मारकर ऐसे थोड़ी ना करता। सब हालचाल साफ हो गया। हालचाल साफ साफ कहो तो मालूम। वो बोल रहा कि मेरे को क्लियरली समझाओ, मेरे को ऐसे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उधर तो उसके पिताजी और उसके भाई ने बोल दिया शॉर्टकट में, इधर ये बोल रही है, पर क्लियर कोई नहीं बता रहा है। तो वो बोल रही है कि साफ साफ कहो, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। फिर वो बताती है, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह मैंने मांस में डाल दिया। मतलब गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि नॉनवेज में ये सब तेल मसाला है वो ज़्यादा डलता है। तो घी में पका रही तो उसने उसमें डाल दिया, फिर वो भी तो उसी के लिए डाला गया था ना। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी पर मेरे मैके को भला बुरा कहने लगा। मुझसे भान गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। मतलब इतना तो नौकर चाकर खा जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि घर से इतना घी मतलब नौकर चाकर खा गए हैं क्या। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से न रोक लेती तो मेरा सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा वह सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोरे का हंस। मतलब उस लड़के की यहाँ तक हिम्मत हो गई कि बीवी को उसने खड़ाऊ तक मारने की कोशिश की। आनंदी इसके स्वभाव अनुसार रोने लगी। मतलब इतना बोलकर रोने लग गई, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर ही रहते हैं। स्त्रियों की क्या है, थोड़ी ऐसी आदत होती है, वो स्वभाव की होती है, तो उनके जल्दी ही भावुक हो जाती हैं, वो रोने लग जाती है। तो इसी तरह आनंद जो थी वो भी स्वभाव के अनुसार जल्दी ही रोने लग गई। उसके आंसू आ। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदापि होता था। मतलब इतने वो धैर्यवान, इतने पेशेंस रखने वाले शांत पुरुष थे श्रीकंठ की, उनको बहुत कम ही, रेयर ही ऐसा होता था कि कभी गुस्सा आता। पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग भड़काने में घी का काम कर देते हैं। लेकिन अगर स्त्रियां रो के कुछ बोल दें तो बस उनकी जो गुस्सा है वो और भी भड़क जाता है। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्न के कारण पलक न झपकी। मतलब
उद्विग्नता मतलब होता है परेशानी के कारण या चिंता के कारण उनकी पलक तक नहीं झपकी थी। प्रातः काल मतलब मॉर्निंग टाइम में अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा, मतलब मैं इस घर नहीं रहता। इस तरह की विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। सहज मतलब दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है, ठीक है। अगर ऐसी बातें उनके कोई मित्र या रिश्तेदार कोई कर लिया करता था ना कि मैं इस घर में अब नहीं रहूंगा, तो आड़े हाथों लेना मतलब उनको वो समझाया कर कि जॉइंट फैमिली में ही रहना किस तरह से अच्छा रहता है, ऐसे औरतों की बातों में आके घर नहीं तोड़ना चाहिए, ये सब समझाते थे। लेकिन अब ये लाइन लिखी गई कि दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज होता है, मतलब दूसरों को उपदेश देना तो सहन आसान होता है, लेकिन वही जब रियलिटी अपने साथ हो ना तब गुस्सा कितना हाई हो जाता है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? उसके पिताजी थे ना, पिताजी आते ही कान भर दिए थे अपने बेटे के, लेकिन अब वो घबरा गए थे कि भाई क्यों, ऐसा क्यों है कि तुम इस घर में नहीं रहना चाहते। श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है, मतलब मेरी भी कुछ मान मर्यादा है, यहाँ पे मान सम्मान है, मुझे भी मान सम्मान का ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिन बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, मतलब जैसे मुंह से सिर्फ झगड़ा हो तो तब तक तो कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन जब हाथ उठा जाए, खड़ा उठाई जाए, तो ये तो वही सहन नहीं हो सकता है। कोई एक दो पहले वहां तक मैं सहन कर सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह भी ना खोलूं। मतलब वो क्या चाहते थे कि आनंदी को मतलब खड़ाऊ से मारा गया, लेकिन वो चाहते थे कि आनंदी मुंह भी ना खोले, ठीक है ना। वो कोई भी हो अपना उत्तर तो देगा ही ना, अगर किसी को मतलब परेशान करोगे तो। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। जो उनके पिताजी थे अब कुछ नहीं बोले, पहले बातें ही बोल रहे थे, ऐसे है वैसे है, स्त्रियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब कुछ भी नहीं जवाब दे रहे थे। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बुढ़ा जो था वो अवाक रह गया। अवाक मतलब हैरान रह गया, क्योंकि जो श्री सिंह का जो नेचर था ना वो थोड़ा अलग किस्म का था। जॉइंट फैमिली में रहना, सबका आदर करना, कभी भी उसने ऐसा नहीं सोचा था कि हमारा बेटा हमारे भी कभी खिलाफ हो सकता है क्या। तो इसलिए उसका जो पिता वो है गया उसका ये नेचर देख के। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो, स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर पर चढ़ाना नहीं है। मतलब उनकी इतनी बातें मानना, उनकी साइड लेना अच्छी बात नहीं है। श्रीकंठ से उत्तर दिया, इतना तो मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख तो नहीं हूँ मैं। आप स्वयं जानते हैं मेरी समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए। मतलब इतना तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं स्त्रियों की बातों में आ जाऊँ। लेकिन जब वो दोनों तरफ की बातें सुनी और बात जब मारने पे आ जाए तो वो बहुत बात हो जाए। तो बोल रहा है कि मेरे ही समझाने बुझाने से कितने ही घर टूटते टूटते बचे हैं, संभले हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर दरबार में उतारता हूँ, मतलब मेरे से भी तो भगवान पूछेगा तुमने स्त्रियों का सम्मान किया कि नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार ये है। पशुवत मतलब पशुओं के साथ जैसा किया जाता है व्यवहार, वो सहन से बाहर है। आप सच मानिए मेरे लिए कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। मतलब आप तो बस इतना समझ लो कि मैंने आपके छोटे बेटे को कुछ सजा नहीं दी, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
अब बेनी माधव सिंह गरमाए, मतलब उनको भी गुस्सा आ गया। ऐसी बात और न सुन सके, बोले लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चुको उसके कान पकड़ो। लेकिन ऐसा बोल के वो बीच में ही रुक गए। मतलब लेकिन इस तरह से घर छोड़ के जाना या फिर नहीं रुकना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, घर से अलग हो जाना। लाल बिहारी को मैं अपना नहीं समझता। अब जो श्रीकंठ है उसको और भी गुस्सा आ गया, बोला कि लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे, तो उसके जो पिताजी हैं बोल रहे स्त्री के पीछे, मतलब अपनी औरत के पीछे ऐसा बोल रहे हो क्या? फिर वो जो श्रीकंठ बोलते हैं, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, जो मतलब उसकी बेवकूफ़ी है और जो उसका ऐसा व्यवहार है, क्रूर व्यवहार है, उसके कारण मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब दोनों क्या है, कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। मतलब वो अपने बड़े बेटे का तो क्रोध है वो शांत करना चाहते थे, लेकिन दूसरा उसका जो छोटा बेटा है उसने कोई गलत काम किया, उसको स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। गांव में क्या आदत होती है, थोड़ा सा किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है ना, मतलब आज के टाइम पे पता नहीं है, लेकिन पहले तो ऐसा होता था कि अगर किसी घर में थोड़ा सा ऐसा झगड़ा वगड़ा हो ना, ऊंची आवाज किसी के घर में मतलब हो रही हो, जो लड़ाई झगड़ा टाइप लग रही हो, तो लोग क्या बहाने से ही आ जाते थे कि चलो देखते हैं क्या हो रहा है इनके घर पे। तो वही बोला गया है इसमें कि जो गांव के कई सज्जन थे वो हुक्के चिलम के बहाने वहां पे आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार हैं, तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। मतलब बहुत खुश हुए कि हाँ, दूसरों को समझाता है ये। इस बार इनके घर पे खुद झगड़ा हुआ इस चीज को लेकर, क्योंकि जब किसी की अंगुली कटती है तभी दर्द का एहसास होता है, रियल एहसास। तो इसीलिए गांव की जो दूसरी औरतें हैं वो बहुत खुश हो रही थी। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लग गई। गांव के लोग क्या होते हैं, किसी में झगड़ा हो जाता है ना, तो दोनों साइड में क्या 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 बोल रहा है उनको सुनने में बड़ा मजा आता है। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते भी थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि ये दूसरों के झगड़े सुलझाता है, इनके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है, काश इनके घर में भी थोड़ा कुछ माहौल खराब हो। तो बोला गया है कि ऐसे महानुभावों व्यक्ति आज जो है वो मनोकामनाएं शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही है उनको। कोई हुक्का पीने और लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, ठीक है। पुराने आदमी मतलब क्या है, थोड़े एक्सपीरियंस वाले आदमी थे। इन भावों को ताड़ गए, मतलब इन भाव को समझ गए। वो जो लोग आ रहे थे ना बहाने से, तो वो थोड़ा एक्सपीरियंस वाले आदमी थे, तो वो समझ गए कि ये सब क्यों आ रहे हैं, यहाँ पे सब तमाशा जो चल रहा है इसको देखने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, पर द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। कि जो हमसे जलते हैं ना, हमको मतलब ऐसा माहौल में देखना चाहते हैं, हमारा ये झगड़ा वाला माहौल देखकर खुश रहे, उनको ताली बजाने का तो मौका नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में तो वो बोल उठे, मतलब उन्होंने पलटी मारी एक तरह की, और कोमल शब्दों में मतलब आराम से प्यार से बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। मतलब तुम्हारे मैं ये यूं अगेंस्ट हूँ, लेकिन अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो लड़के ने अपराध कर दिया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को न समझ सका। वो पढ़ाई में ही आगे था, लेकिन ये बातों की पलटी मारना कैसे कैसे वो सब ये नहीं जानता था। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी,
पर इन हथकंडों की उसे क्या खबर। मतलब ऐसे भी मतलब कैसे गर्म माहौल को कैसे शांत बनाया जा सकता है, कैसे लोगों की मन स्थिति के बारे में जाना जा सकता है, उसको इन चीज़ों की एक आदत नहीं थी। उसका तो क्या है, जो बोलना है वो ऑन द स्पॉट, जो मन में है वो बोलना है। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ही नहीं आई थी। बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। मतलब तुम तो बुद्धिमान हो, तुम्हारा छोटा भाई क्या है, वो मूर्ख है, तो उसकी बातों पे ध्यान मत दो। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई तुम बड़े होकर क्षमा कर दो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया, मतलब और भी गुस्सा आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। मतलब इसका जो दुष्ट व्यवहार था इसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या फिर मैं। आपको यदि वह ज़्यादा प्यारा है तो मुझे विदा कर दीजिए, मतलब मुझे जाने दीजिए। मैं अपना भार संभाल लूँगा, मतलब मेरी जो जिम्मेदारी है मैं अपने आप संभाल लूँगा। आपको अगर वो प्यारा लगता है तो आप मुझे जाने दीजिए, और यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे ये जहाँ चाहे चला जाए। मतलब वो मेरे को दिखना नहीं चाहिए, बस उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ, और यही मेरा अंतिम निश्चय है, लास्ट डिसीजन है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह किनारे पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज न करता था। जितना बड़े बड़े भाई की इज्जत थी वो ज्यादा किया करता था, अपने बाप से भी ज्यादा किया करता लाल बिहारी। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था, मतलब वो भी उस पर बहुत प्यार लुटाता था जो भाई था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक नहीं, मतलब उनको जहाँ तक याद है उन्होंने कभी अपने छोटे भाई को अपने छोटे भाई पे घुड़का, मतलब थोड़ा भी कभी गुस्सा किया हुआ याद नहीं आता उनको। जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया था, उन्होंने ठोकर मतलब खुश होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी बातें सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। हृदय विदारक मतलब हृदय को तोड़ने वाली बातें सुनकर ग्लानि मतलब दुख होना। लाल बिहारी को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि मेरी इस गलती पर मेरा बड़ा भाई इतना बड़ा फैसला ले सकते। अब उसको रियलाइज हो गया था तो वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं कि वह अपने किए पर ही पछता रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मतलब वो थोड़ा जैसे दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना, वैसे हो रहा था उसको कि भैया क्या कहते हैं इस मेरे मतलब जो भी घटना हुई है घर पे उसके बारे में भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, सम्मुख मतलब सामने, उनसे कैसे बोलूँगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे, मतलब उसने इतना ही एक्सेप्ट किया, उतना ही उसने समझा था, एक्सपेक्ट किया था कि भैया जो है वो मेरे को भाई बुलाएंगे और मेरे को समझा देंगे, लेकिन इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे उसने कभी नहीं सोचा था। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका जो मन था वो कहता था कि मेरे साथ न्याय कर रहे हैं। वो बेवकूफ था पर इतना भी नहीं कि वह समझ नहीं पाए कि आज जो है भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे आगे आकर 2-4 कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा न गया।
वह रोता हुआ घर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। इसके उपरांत उपरांत मतलब बाद में, इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। मतलब जो भैया हैं उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाऊं, उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। मतलब उसका जो आवाज है, जो रोने जैसी आवाज हो जाती ना, मतलब दुख भरी आवाज, तो वो उसी को बोला गया है कि उसका गला भर आया दुख के कारण। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्री सिंह भी आंखें लाल की बाहर से आए। मतलब जब वो ये आनंदी के द्वार पर खड़े होकर ये सब बोल रहा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए हुए, मतलब गुस्से से बाहर से आ रहे थे। भाई ने देखा तो घृणा से आंखें फेर ली, मतलब नफरत से आंखें घुमा ली, अपने छोटे भाई की तरफ देखा भी नहीं और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागना चाहते हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब जो है मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दया थी, उसे इसका तनिक भी ध्यान न था। मतलब उसको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं था बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं, मतलब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं ये। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ करना, तो उसका रहा सहा भी क्रोध जो है वो पानी हो गया। मतलब जो थोड़ा बहुत क्रोध था वो सब शांत हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती है। मतलब जो मन में गिले शिकवे हैं, अगर आंसू के जरिए बाहर निकल आए तो उससे बड़ी कोई वस्तु नहीं होती है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बिहारी बहुत रो रहे हैं। फिर जो श्रीकंठ है बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? तो आनंदी बोलती है, भीतर बुला लो, मेरी जी आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। फिर जो उसका पति है श्रीकंठ, वो बोलता है, मैं नहीं बुलाऊंगा। फिर वो आनंदी बोलती है, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि हुई है, मतलब बहुत दुख हो गया है, ऐसा न हो कि वह सच में ही चल दे। श्रीकंठ सिंह न उठे। श्रीकंठ इतना सुन के भी नहीं उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। मतलब वो जाने के लिए बाहर दरवाजे तक चला गया। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सोचा कि भाई ये श्रीकंठ जो हैं मेरे पतिदेव तो बहुत गुस्सा हो गए हैं, अब ये तो इनका गुस्सा ठंडा नहीं होगा, तो मैं कुछ करती हूँ। तो उसने क्या किया, कमरे से बाहर निकली और अपने देवर का हाथ पकड़ लिया, लाल बिहारी का। और लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। फिर आनंदी कहती है, कहाँ जा रहे हो? बिहारी कहता है, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ, मतलब मैं लोगों के साथ रहने लायक ही नहीं हूँ। फिर वो आनंद, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे न बढ़ना, मतलब एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, जब तक मुझे यह मालूम न हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया। मतलब जो मेरी तरफ से गुस्सा है वो उनका गुस्सा शांत हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि भी नहीं रहूंगा। कदापि मतलब बिल्कुल भी मैं नहीं रहूंगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा, इसके सिवाय आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मतलब कभी भी जिंदगी में ये मत बोलना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा,
अगर कोई गलती हो जाए तो आप मेरे को जो भी सजा देंगे मैं उसको खुशी स्वीकार कर लूंगा। सहर्ष मतलब खुशी खुशी। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दो भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृतांत सुना, वृतांत मतलब पूरी घटना सुनी, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। मतलब आनंदी की जो दया की भावना थी, दयालुता की भावना को सराहा, उसकी तारीफ की और बोले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। बहुत बड़ी कहानी है ये सच में। चलिए अभी इस कहानी को पढ़ने से आपको क्या संदेश मिलता है, ये जो कहानी लिखी है किस उद्देश्य से लिखी गई है, इसको भी हम देखें। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह एवं सामंजस्य को बनाए रखने में घर की वधुओं की अहम भूमिका होती है। मतलब जो घर में प्रेम प्यार है, मिलजुल कर रहना है, ये सब चलते रहता है ना, उसमें जो लेडीज लोग होती है ना, बहू होती हैं घर की, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बड़े घर की बेटियां अपना विवेक से बिगड़ती हुई बात को भी संभाल लेती हैं, परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। सद्विवेक मतलब अपने बुद्धि से बिगड़ते हुए काम को, बात को भी संभाल लेती हैं और परिवार को टूटने देती हैं। तो आई होप आपको यह कहानी समझ आई होगी। तो आप इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कि बहुत मेहनत लगी है। मैं ये आपके लिए ही करती हूँ ताकि आपको भी मतलब जितना मैं अच्छे से समझा सकूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। तो चलिए इस कहानी का हम अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय।